हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल STR एकेडमी पर। तो फिर से आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे जो वेरियस एविडेंसेस हैं इवोल्यूशन के, जिसके बेसिस पर हम ये कहते हैं कि जो भी स्पीसीज की ओरिजिन है वो इवोल्यूशनरी वे में हुई है, हमारी कॉमन एंसेस्ट्री है। तो चलिए शुरू करते हैं। वेरियस एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। वेरियस एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन इवोल्यूशन के जो पहला एविडेंस हम देखते हैं उसमें पैलेंटोलॉजिकल जो एविडेंसेस हैं, यानी कि जो फोसाइल्स मिलते हैं, जो फोसाइल्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम कंपैरेटिव एनाटॉमी के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद मॉर्फोलॉजी की चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग एनालॉगस ऑर्गन और होमोलॉगस ऑर्गन के बारे में देखते हैं, और कुछ एनाटॉमी के बारे में चर्चा करेंगे, कुछ फिजियोलॉजी के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम और रिस्पायरेटरी सिस्टम या फिर कैसे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम इवाल्व हो रहा है एक इवोल्यूशनरी वे में, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगला है कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी कैसे होती है और ये थ्योरी कैसे दी गई, ये बातें हम इसके में भी चर्चा करेंगे। उसके बाद बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे अलग अलग जियोग्राफी में ऑर्गेनिजम्स पहुंच गए। इस बेसिस पर हम इवोल्यूशन को डिफाइन करेंगे। तो इसके बाद हम बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर लेवल पे भी चर्चा करेंगे कि कैसे इवोल्यूशन के एग्जांपल्स या एविडेंसेस बायो मॉलिक्यूलर लेवल पर भी मिलते हैं। उसके बाद अब हम पहले शुरुआत कर लेते हैं। जो पहला हम लोगों का टॉपिक था पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। जो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस है ये मेनली ये है कि स्टडी ऑफ फोसाइल्स ही पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस के अंतर्गत आता है, जिसमें जो फोसाइल की स्टडी करने के लिए जो पहले शुरुआत में जो ओल्ड टाइम के फादर कहे जाते थे लियोनार्ड क्या थे, जो ओल्ड पैलेंटोलॉजी थी उसके फादर कहे जाते हैं। और जो जॉर्ज कुवियर हैं वो मॉडर्न जो थ्योरी है उसके लिए इनको क्या कहा जाता है, जो मॉडर्न पैलेंटोलॉजिकल थ्योरी दी गई हैं उनके लिए इनका फादर कहा जाता है। अब आगे इसमें क्या है कि जो हमारे फोसाइल्स होते हैं, ये फोसाइल्स तीन तरह के होते हैं। एक तो एक्चुअल रिमेन्स होते हैं, अभी मैं आप लोगों को उनकी इमेज भी दिखाऊंगा कि कौन कौन से एक्चुअल रिमेन्स मिले हैं। कुछ ट्रेसेस मिलते हैं, ट्रेसेस मतलब चिन्ह मिल जाएंगे या इम्प्रेशन मिल जाएगा, मतलब कि ऐसे छाप मिल जाएगा किसी भी ऑर्गेनिज्म की या किसी प्लांट की। जो बहुत सारी रॉक्स होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, उनमें जो ढेर सारे फोसाइल्स मिलते हैं। तो इनमें जो एक्चुअल रिमेन्स हैं उनको भी हम आपको दिखाएंगे, ट्रेसेस भी दिखाएंगे, इम्प्रेशन कैसे होता है ये दिखाएंगे। तो आगे जो टाइप्स ऑफ फोसाइल्स के बारे में दे रहा है नीचे दिया है। पहला है अनअल्टर्ड फोसाइल्स, एक्चुअल रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जो अनअल्टर्ड फोसाइल्स होते हैं वो एक्चुअल रिमेन होते हैं। जैसे कि कोई पूरा ऑर्गेनिज्म ही मिल जाए अगर, तो उसको एक्चुअल रिमेन कहते हैं। ऐसा एक बार हो चुका है, जो हम साइबेरिया का एरिया है रसिया में, उस एरियाज में हम जानते हैं कि हमेशा से बर्फ़ ही जमी रही है, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। तो वहाँ पर एक मैमथ का बच्चा क्या था, बर्फ़ में दबा हुआ मिला, जो कि एकदम पूरा हाँ, उसका ऐसे लग रहा था कि जैसे उस टाइम पे वो किसी कैटेस्ट्रॉफी आई होगी या कोई नेचुरल कैलेमिटी रही होगी, जिसके वजह से वो उसी में फंस गया बर्फ़ में, और ऐसे का ऐसा आज तक बना रहा। मतलब जब भी वो खोजा गया तब तक बना रहा, और आज भी उसे म्यूजियम में रखा गया है। अभी मैं आपको उसकी तस्वीर भी दिखाऊंगा। तो एक जो मैमथ है वो एक्चुअल रिमेन्स की तरह है, और एक्चुअल रिमेन्स एम्बर में मिलते हैं। जो कोनीफर्स प्लांट्स होते हैं वो एक रेजिन की तरह रिलीज करते हैं, एक सब्सटेंस रिलीज करते हैं। उस सब्सटेंस में अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म फंस गया तो वो सालों साल तक, मिलियंस ईयर तक ऐसे का ऐसा बना रहता है उसी के अंदर, क्योंकि ये जो एम्बर होते हैं जल्दी डिग्रेड नहीं होते। इनकी जो केमिकल कंपोजिशन है ये बहुत ज़्यादा टॉलरेट करने वाली होती है, कि बहुत सालों तक ये ऐसे कैसे बने रहते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को मैमथ के दिखा देता हूँ, और कुछ जो ट्रेसेस मिले हैं उनके बारे में दिखा देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं ये मैमथ है, और ये एकदम बिल्कुल जैसे आज की हाथियाँ हैं उन्हीं के जैसे होते थे। इनके दांत ये देखिए आप, इतने बड़े बड़े हैं, और इनका जो ये प्रोबोसिस है ये भी एकदम जैसे हाथी के जैसे होता था। इनके बॉडी पे बहुत सारे हेयर्स होते थे, और हेयर्स इसलिए होते थे क्योंकि साइबेरिया के एरियाज में ठंडी बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर हेयर होना तो कंपलसरी ही था, ये समझ लीजिए। नहीं होता तो फिर सर्वाइव करना ही मुश्किल था। ये मैमथ का एग्जाम्पल है। और जो एक्चुअल रिमेन मिला था जो मैमथ के बच्चे का, वो आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं। इधर ये देखिए, ये इसका म्यूजियम में रखा गया है।
ये एक्चुअल रिमेन है, एकदम ऐसे के ऐसा मैमथ का बच्चा मिल गया था। और आप ये देख सकते हैं कि इसके पास दांत नहीं है अभी, क्योंकि ये बच्चा था, दांत छोटा रहा होगा या दांत डिग्रेड कर गया होगा, बॉडी या हो सकता है ना ही मिला हो। लेकिन यह पूरा पूरा स्ट्रक्चर मैमथ का आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे मिला था ये एकदम से। और अभी कुछ एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे कि ये जो एक्चुअल इम्प्रेशन जो होता है, ये इस तरह का इम्प्रेशन आप देखेंगे कि इम्प्रेशन यहाँ पे ये किसी एनिमल का रहा होगा जिसमें सेगमेंटेड बॉडी होती है, जैसे चाहे एनालिट्स रहा हो या कोई और रहा हो, तो सेगमेंटेड बॉडी वाला। या फिर जैसे कोई समुद्री जीव रहा होगा जो इसके सेडिमेंट में फंस गया, उसके पूरे इंप्रेशन ऐसे कैसे छप गए, तो आप ये देख सकते हैं। उसके बाद एक इधर आपको एग्जांपल मिल जाएगा जो एक ट्रेसेस हैं, जो ट्रेस मिलते हैं, जैसे कि, और ये एकदम जैसे आर्क्योप्टेरिक्स की तरह लग रहा है, लेकिन शायद हो सकता है ये आर्क्योप्टेरिक्स ना हो, ये कोई रेप्टाइल है, क्योंकि उस टाइम पे रेप्टाइल्स ही ऐसे बड़े बड़े थे। और करते हैं कि पहले के टाइम में जो प्रीवियस टाइम था, उस टाइम से ही ऐसे ऐसे इवोल्यूशन हुआ है। अभी बहुत सारे एग्जांपल्स देंगे हम जो इवोल्यूशन को वेरीफाई करते हैं, इवोल्यूशन को बताते हैं कि हाँ इवोल्यूशन आने वाले टाइम्स के साथ हुआ है। आप इधर ये इमेज देख सकते हैं कि कैसे ये एम्बर है, ये एम्बर का इमेज है। और एम्बर में इसी में अगर जैसे मान लेते हैं कोई इंसेक्ट फंस जाए या मच्छर फंस जाए या किसी चीज़ में अगर इसी एम्बर के अंदर फंस जाएगा, तो ये सालों साल तक, बहुत साल तक, लाखों साल तक ऐसे कैसे बना रहता है जैसे वो उस टाइम पे था। बस उसकी डेथ हो जाती है, बाकी उसके किसी भी ऑर्गेनल में या फिर कोई चेंज आता नहीं है, क्योंकि एम्बर बहुत सालों तक ऐसे का ऐसा बना रहता है। इसकी केमिकल कंपोजिशन ही ऐसी होती है कि ये अपने आप ऐसे का ऐसा बना ही रहता है। तो चलिए अब आगे हम चलते हैं अपने टॉपिक पर वापस। तो हमने एग्जाम्पल एम्बर का देख लिया, मैमथ को देख लिया, और ये जो एम्बर था ये मैंने आपको बता दिया कोनिफरस प्लांट होते हैं जो रिलीज करते हैं। उसके बाद अब हम आगे देख लेते हैं क्या दिया है। अभी हमने अनअल्टर्ड फोसाइल्स के बारे में देख लिया, अब इसके बाद हम अल्टर्ड फोसाइल के बारे में देखेंगे। जो अल्टर्ड फोसाइल्स हैं उनमें क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर रिप्लेस्ड बाय द मिनरल्स, मतलब उनका जो ऑर्गेनिक मैटर होता है बॉडी का, वो क्या होता है, रिप्लेस हो जाता है। रिप्लेस क्या हो जाता है, कोई भी चीज़ अगर मिट्टी में पड़ी रहेगी तो डिग्रेड होती है, और वो जो डिग्रेड मटेरियल है उसी से हम उसको ट्रेस करते हैं कि ये किस चीज़ का कहाँ से डिग्रेड होके आया होगा, किस ऑर्गेनिज्म का ये डिग्रेडेशन हुआ होगा। तो इससे हम पता लगाते हैं कि इवोल्यूशनरी वे में देखते हैं कि कैसे किस चीज़ का होगा। ऐसे जो अनअल्टर्ड था वो तो ऐसे ऐसे सीधा सीधा मिल जाता था, जैसे मैमथ मिल गया या एम्बर में मिल जाता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या होता है, वो डिग्रेड कर जाता है, मिनरल बन जाता है, लेकिन अब उस मिनरल से पता लगाते हैं कि ये किस चीज़ का रहा होगा। तो इसमें दो कैटेगरी है, एक पेट्रीफाइड फोसाइल्स होते हैं ट्राइलोबेट के, और एक मोल्ड फोसाइल होता है जो कास्ट इंप्रेशन करता है। क्या करता है, एक मोल्ड फोसाइल होता है जो कास्ट इंप्रेशन करता है, जिसमें अभी हम देखेंगे जो सबसे ओल्डेस्ट फोसाइल है वो साइनोबैक्टीरिया का एक फोसाइल है। साइनोबैक्टीरिया आप जानते होंगे ब्लू ग्रीन एल्गी है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। इसका सबसे ओल्डेस्ट फोसाइल मिला जिसका नाम क्या था, स्ट्रोमेटोलाइट, जो लगभग 3.5 बिलियन ईयर पहले की बात है। और एक चीज़ होती है कैप्रोलाइट, जो कैप्रोलाइट होती है फोसाइल ऑफ फीकल मैटर। जो फीकल मैटर होता है, जैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म का फीकल मैटर क्या होगा, डिग्रेड कर जाएगा। अगर वो मिल रहा है तो उस डिग्रेड मैटर से हम लोग ये ट्रेस करते हैं कि ये किस ऑर्गेनिज्म का फीकल मैटर है, और उस ऑर्गेनिज्म के फीकल मैटर से हम मैच कराते हैं तो उसका कुछ इवोल्यूशनरी जो और ऑर्गेनिज्म उनके इवोल्यूशन से बने हुए हैं उनका हम ट्रेस कर ले जाते हैं। अब इसके बाद हमको मिल रहा है जो सेडिमेंट्री रॉक्स है। इन सेडिमेंट्री रॉक्स में बहुत सारे हम लोगों को एविडेंसेस मिल गए इवोल्यूशन के, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स उसमें दबे हुए मिल गए। क्योंकि सेडिमेंट कैसे बनता है, सेडिमेंट ऐसे बनता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे लोग जब कोई चीज़ कोलाइडल बिलेन देख लेते हैं तो कोलाइड क्या होता है, नीचे जमता चला जाता है। तो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं वो नीचे चले जाते हैं, छोटे मॉलिक्यूल ऊपर तैरते रहते हैं। आपने कभी चावल धुलते देखा होगा, तो चावल का पानी अगर आप रख देंगे तो थोड़ी देर बाद उसके बड़े बड़े कण होते हैं जो छोटे छोटे जो धुलने पर पानी के साथ चले जाते हैं, तो वो क्या होगा, नीचे ऐसे बैठते चले जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। आप नीचे देखेंगे ऊपर थोड़ा पानी क्लियर भी रहेगा और हल्का पतला भी रहेगा, लेकिन नीचे क्या होगा, जो सेडिमेंट वाला एरिया रहेगा जहाँ पे बैठता है उसका
जो चावल की गंदगी होती है, तो वो नीचे जाके एकदम कोलाइड विलेन की तरह बन जाता है। अगर ये कोलाइड विलेन ढेर सारे हो जाएं, इतने लेयर में लेयर हो जाएं और इतने हो जाएं कि सॉलिड हो जाएं, तो ये सेडिमेंट बन जाते हैं। और कुछ जैसे रॉक्स होती हैं, जो चट्टानें बनी हैं, ये ऐसे सेडिमेंट के थ्रू बनी हैं कि ऊपर से ऐसे परत जमती गई, परत जमती गई, परत जमती गई, तो ढेर सारी परत जमते जमते ये क्या हो जाते हैं, ऐसे सेडिमेंट के रूप में रॉक्स बन जाते हैं। तो जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं वो फोसाइल्स के हॉट स्पॉट होते हैं, मतलब यहाँ पे ढेर सारे फोसाइल मिलते हैं। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म वहाँ पे छिपा हुआ है, उसके ऊपर सेडिमेंटेशन हो जाएगा तो वहीं पे दबा का दबा रह जाएगा और उसका डिग्रेडेशन भी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगी, तो कैसे डिग्रेडेशन होगा। आगे है, अगर हम लोग को कोई फोसाइल मिल ही गया तो हम उसकी एज को डिटरमाइन कैसे करते हैं, तो इसके कई सारे तरीके हैं जो डिटरमाइन करने के तरीके हैं। जैसे मान लेते हैं किसी सेडिमेंट में हमको मिल ही गया, तो हम ये देखते हैं कि जो सबसे नीचे वाला होगा, जो सबसे नीचे वाला होगा वो सबसे पुराना होगा, और जो सबसे ऊपर होगा वो क्या होगा, सबसे नया होगा, सबसे यंग होगा। जैसे मान लेते हैं 4 लेयर की सेडिमेंट मिल गए ऐसे ऐसे, और यहाँ पे, यहाँ देखो ये मैंने दिखाया ABCD लिखा, चलो यहाँ 1 2 लिख देते हैं, 1 2 3। तो जो सबसे नीचे वाला होगा ये सबसे पुराना होगा, ये ओल्ड वाला होगा, और ये जो ऊपर वाला होगा ये यंग वन होगा। मतलब कि ऊपर वाले जितने होते हैं वो नए बने होंगे और जो नीचे होंगे वो सबसे पुराने वाले होंगे। इसमें जो आर्डर लगाने के लिए एक जैसे क्वेश्चन की तरह है दे रहा है कि इसे अगर आर्डर लगाना होगा तो सबसे जो ऑर्डर ऐसे होगा, असेंडिंग डिसेंडिंग 2 तरह के ऑर्डर लगते हैं। तो ये होगा कि अगर सबसे पुराने वाले को सबसे नीचे रखा जाए तो सबसे पुराना वाला कौन सा होगा, A वाला होगा। सबसे नया वाला क्या होगा, D वाला होगा। अब एक बात आती है एब्सोल्यूट डेटिंग। जैसे हम लोग कार्बन डेटिंग करते हैं, यूरेनियम डेटिंग करते हैं, तो ये एब्सोल्यूट डेटिंग होती है, मतलब एक एक्यूरेट डेटिंग जो करते हैं वो किस पे करते हैं। एक एक्यूरेट डेटिंग जो होती है वो रेडियो एक्टिव डेटिंग होती है, जो हाफ लाइफ के बेसिस पे की जाती है। अब हाफ लाइफ क्या होती है, तो हाफ लाइफ ये होती है कि जैसे मान लेते हैं कोई भी एलिमेंट 1 ग्राम बचा है, तो वो 1 ग्राम से आधा होने में जो टाइम लगा रहा है, 1 ग्राम से अगर वो 1 ग्राम बचा है उससे आधा होने में, 1/2 आधा होने में जो टाइम लगा रहा है उसी को हाफ लाइफ कहते हैं। ये जो टाइम लगेगा इसके बीच में, टी जो टाइम लगेगा, ये इसकी क्या होगी, हाफ लाइफ होगी। तो आप ऐसे 1-2 एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया गया है, देख लेते हैं। जैसे यूरेनियम की हाफ लाइफ क्या होती है, 4.5 बिलियन ईयर, बहुत ज़्यादा होती है यूरेनियम की हाफ लाइफ। ऐसे यूरेनियम चेंज होकर क्या होगा, कभी लेड बनाएगा या फिर थोरियम बनाएगा, तो ये सारी चीज़ें चेंज होते, मतलब वो जब चेंज होगा तो कुछ साल बाद लेड बनाता है या और किसी एलिमेंट में टूट जाते हैं, तो ये अलग बात है। ये इसमें हम यूज करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं एक क्वेश्चन आपको दिया जाए कि चलो कोई चीज़ 100% है, उसका 50% होने में कितना टाइम लगेगा, तो 4.5 बिलियन ईयर लगेगा। अगर यूरेनियम 100% आपको दे दिया जाए तो आधा होने में कितना टाइम लगेगा, 4.5 बिलियन ईयर। उसके बाद उसका आधा होने में कितना टाइम लगेगा, 4.5 बिलियन ईयर। तो 25% होने में 4.5। ऐसे मान लेते हैं अगर ये दिया जाए कि कोई चीज़ आपको 4 ग्राम दे दी गई है। अब 4 ग्राम क्या होते हैं, एक 1/1 है, यानी पूरी 100% है। अब उसको आधा करेंगे तो 1/2 होगा, तो 2 ग्राम हो जाएगा, और उसका आधा करेंगे 1/4 तो क्या हो जाएगा, ये 1 ही ग्राम बचेगा। तो ये कुछ उदाहरण हैं जो हम देख सकते हैं। उसके बाद आप देख ले सकते हैं जो कार्बन 14 है। अगर मान लेते हैं आपसे एक सवाल पूछा जाए कि कार्बन 14 है और उसको कितना टाइम लगेगा कि वो 1/8 बचे, 1/8 मतलब 1/8 बचे, और उसकी हाफ लाइफ दी गई हो कि 5700 ईयर्स उसकी हाफ लाइफ होती है। ये हम लोग अप्रॉक्स मानते हैं, इसकी 5758 ईयर्स से मानी जाती है हाफ लाइफ कार्बन 14 की। तो जैसे मान लेते हैं अगर यहाँ सोल्यूशन दिखाया गया है, जो सोल्यूशन है कि मान लेते हैं कि पहला 1 है, अगर कोई चीज़ 1 है यानी 100% है, तो उसको हाफ होने में, उसका आधा होने में कितना टाइम लगेगा, तो 5700 साल लग रहे हैं। उसके बाद फिर उसका आधा होने में, 1/4 होने में कितना टाइम लग रहा है, फिर 5700 साल। उसके बाद फिर 1/4 से 1/8 होने में कितना टाइम लग रहा है, तो 5700 साल। अगर तीनों को जोड़ेंगे तो ये इसकी क्या आ जाएगी, मतलब कि ये टाइम पीरियड आ जाएगा कि एक कार्बन 14 जो है उसका एक कोई भी 1 ग्राम हो या 100% हो, जो भी हमको चीज़ें मिली हैं, मतलब जितने भी मेजरमेंट में मिली हैं, वो 1/8 होने में कितना टाइम लेगा, ये इस चीज़ से हम पता कर सकते हैं। उसके बाद अब हम लोग चर्चा करेंगे कनेक्टिंग लिंक के बारे में। कनेक्टिंग लिंक एक
बहुत की एग्जाम्पल की तरह देखा जाता है कि हमें ये एकदम श्योरली पता चल जाता है कि जो भी इवोल्यूशन हुआ है वो किसी न किसी तरीके से एक एंसेस्ट्री है जिसके थ्रू ये चेंज हो रहे हैं, और बीच बीच में जो कनेक्टिंग लिंक मिल जाती है ये इंश्योर कर देती है कि हाँ, इनका इवोल्यूशन इन्हीं से हुआ है, ये इन्हीं से इवाल्व हुए हैं। जैसे कि फिश और एम्फीबियंस के बीच की जो कनेक्टिंग लिंक होती है वो टिकटैलिक एक है, जो अभी तो टिकटैलिक होता है जो अभी फॉसाइल हो गया है, तो ये तो अभी के टाइम में नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो इसका जो फॉसाइल मिला ये इससे साबित हो गया कि फिश और एम्फीबियन के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक है। इसका मतलब जो एम्फीबियंस का इवोल्यूशन है ये कहाँ से हुआ है, फिश के थ्रू हुआ है। फिशों से ही एम्फीबियन का इवोल्यूशन हुआ, क्योंकि फिश रहते हैं वाटर में और एम्फीबियन रहते हैं दोनों जगह, लैंड में भी और वाटर में भी। तो मतलब ये है कि वाटर से ही इवोल्यूशन हुआ है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स का, और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो जैसे कि पहला जो है वो एम्फीबिया है, और एम्फीबिया इवाल्व किससे हुआ है, फिश से इवाल्व हुआ है। फिश और रेप्टाइल्स के बीच में अभी तक कोई भी लिंक नहीं मिली है, कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं मिला है जो ये साबित करे कि ये फिश और उसके बीच का है, फिश और एम्फीबियन के बीच का है, तो इसमें ये मिसिंग लिंक कही जाती है। उसके बाद लेकिन रेप्टाइल्स और बर्ड के बीच में एक आर्क्योप्टेरिक्स है जो पाया गया है, जिसका एग्जांपल हम लोग बार बार देते हैं कनेक्टिंग लिंक के बारे में, इसमें क्वेश्चन भी कई सारे पूछे जाते हैं। और रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक है वो है मोनोट्रीम्स की, जो कि क्या है, मेजरली एग लेइंग है। वो ये अंडे देते हैं, और इन्हीं के बाद आगे एवोल्यूशनरी वे में अगर देखते हैं तो जो मेटाथीरिया हैं, जैसे कि कंगारू, जो मार्सुपियल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये इमेच्योर बेबी को जन्म देते हैं। इनका जो बेबी होता है ये जन्म तो ले लेता है, लेकिन ये कुछ टाइम तक उनको अपने एक थैली में रखते हैं। आप लोगों ने कंगारू की इमेज देखी होगी, तो उनका बच्चा पेट के नीचे एक पाउच होता है जिसमें वो बैठा रहता है, तो कुछ टाइम तक उसमें पाउच में रखकर वो उसे मैच्योर करते हैं, उसके बाद वो बाहर आता है। तो ये थी कनेक्टिंग लिंक के बारे में। इसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं इवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो ह्यूमंस की है। इनमें क्या है कि पहले जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री जिन जिन ऑर्गेनिजम्स की मिली है उसमें सबसे पहला नाम है ह्यूमंस की, जो हमने पूरा ट्रेस कर लिया है। एलिफेंट्स का ट्रेस कर लिया है, कैमल का ट्रेस कर लिया है, और हॉर्सेस का। इन सभी का हमने पूरा इवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है, इनके जो इवोल्यूशनर के थ्रू जितने भी ऑर्गेनिजम्स शुरुआत में थे, उसके बाद अब जो है, इन सबको हमने ट्रेस कर लिया है कि किस टाइम पर कैसे ये थे। इसके अब हम चर्चा इनमें से सभी की नहीं करेंगे, ह्यूमंस का हम ज़्यादा करेंगे, क्योंकि हम ह्यूमंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ह्यूमंस की चर्चा करेंगे, और यहाँ तक हॉर्सेस की भी चर्चा कर लेंगे। और जो मैमल्स हैं इनमें जो क्लासिफिकेशन है, ये आप अगर देखेंगे तो ये मोनोट्रीमेटा है, जिसमें हम एग लेइंग जिनको हम एग्जाम्पल में बता ही दिए हैं कि ये मोनोट्रीम्स हैं जो अंडे देते हैं, लेकिन ये है मैमल। और आगे जो मेटाथीरिया है, और मेटाथीरिया यानी कि जो इमेच्योर बेबी को जन्म दे रहे हैं, जैसे कि कंगारू है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जा रहा है, और ये प्राइमेट्स हैं, मतलब कि जो बंदर हैं या फिर जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है उन्हें प्राइमेट्स कहा जाता है, और जो एस्ट्रस साइकिल वाले होते हैं वो अलग कैटेगरी है। उसके बाद फिर जो कार्निवोरा है, ये हम जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तब इन पे बारे में चर्चा कर लेंगे। ये यूथीरिया, थीरिया और मेटाथीरिया ऐसे नाम दिए जाते हैं, तो इनके बारे में अभी हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। प्राइमेट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे तो उनका भी इवोल्यूशन हमें दिख जाएगा कि कैसे मंकी, गिबन और ओरंगटांग से ह्यूमंस बने हैं। तो ये सब हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। अभी की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।